कॉन्स्टिपेशन के होने से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हमारे मानसिक रोग की ओर हमको इंडिकेट करने लगेगा, क्योंकि फिर हम उससे परेशान होने लगते हैं। ये रोग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में एक उत्पन्न होने वाला लक्षण है जो अन्य बीमारियों की ओर हमको संकेत करता है। भोजन के साथ जो पानी लेना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, यानी भोजन के साथ आपको पानी की भरपूर मात्रा लेनी है। 8-8 घंटे तक कुर्सी पर बैठ करके काम करते हैं तो भोजन के पचने का जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें बाधा आती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम। जी स्वागत। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने दर्शकों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की, जो कि अधिकतर देखा जाता है। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है और इसके होने से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? वंदना जी, आपका सवाल बहुत ही सटीक है और टू द पॉइंट आपने इस सवाल को किया है, तो इसका जवाब भी मैं टू द पॉइंट ही देना चाहूंगा। आमतौर से कॉन्स्टिपेशन को रोग की परिभाषा में नहीं लिया जाता। ये एक प्रकार का लक्षण है, शारीरिक लक्षण है, और मेडिकल एथिक्स में हम इसको मानसिक और स्वास्थ्य के आचार विचार से, आहार व्यवहार जो हमारा खान पान होता है उसके तालमेल न बैठने के कारण हमारी पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है और फिर हम धीरे धीरे हम कब्ज के शिकार होते हैं। आमतौर पे जो आहार हम लेते हैं, अगर वो 48 घंटे तक स्टूल के रूप में हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की परिभाषा में आता है। जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं पीते हैं उसको पचने के पश्चात 6 घंटे 7 घंटे के उपरांत हमारे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। और जब ये रुक जाता है और फिर एक प्रक्रिया ये बन जाती है रोज रुकने की, और लगातार 48 घंटे तक ये हमारा, जैसे मान लीजिए अभी हमने कोई भोजन किया और वो 48 घंटे तक हमको स्टूल पास नहीं हो रहा है, हम लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन भी हमको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ, तो ये कॉन्स्टिपेशन हमारा एक इंक्रीज कर जाएगा और कॉन्स्टिपेशन का रेट बढ़ता चला जाएगा और फिर ये हमारे मानसिक रोग की ओर हमको इंडिकेट करने लगेगा, क्योंकि फिर हम उससे परेशान होने लगते हैं। इस नाते मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ये रोग नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में एक उत्पन्न होने वाला लक्षण है जो अन्य बीमारियों की ओर हमको संकेत करता है। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसे क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? पहले तो हमने आपको जैसा बताया कि भोज्य पदार्थ जो भी हम करते हैं वो सुपाच्य होने चाहिए और भोज्य पदार्थों के साथ हमको पानी की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए। जब हम अपना भोजन करने बैठते हैं, अगर हम थोड़ी सी पीछे 40 साल 50 साल पीछे के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दें तो कॉन्स्टिपेशन ये पिछले 20 वर्षों से या 25-50 वर्षों से ज्यादा बढ़ा है। उसके पहले लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत कम देखा गया है और उसका कारण क्या था? उनकी दैनिक दिनचर्या। आमतौर से लोग बड़े से लोटे में पानी लेकर के बैठते थे। मुझे याद आता है अपने बाबा जी का जमाना, जब वो आंगन में बैठते थे भोजन करने तो पलथी मार के बैठते थे और एक बड़े लोटे में पानी लेते थे और भोजन करते करते पानी को पीते भी रहते थे। आज एक नई फैशन या एक नया प्रणाली चल गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहता, किसी चिकित्सा प्रणाली की या किसी चिकित्सक की। लोग ये अवॉइड करते हैं कि भोजन के 2 घंटे 2.5 घंटे बाद जल लेना चाहिए। मैं आज तक इस परिभाषा को या इस जो ये लोग बताते हैं मैं उसको फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं पाया, ना मैंने कभी इसको पढ़ा कि भोजन के साथ जल नहीं लेना चाहिए। मेरा यह मानना है, मेरे 36 सालों का चिकित्सा का अनुभव रहा है और जहां तक मेरे अपने 57 वर्ष के विभिन्न फिजियोलॉजिकल क्रियाकलापों का जो परिणाम रहा है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि भोजन के साथ आप जितना पानी लेंगे वही आपके भोजन को पचाने के लिए सुपाच्य होगा। आप भोजन के बाद अगर पानी को पीने में देरी करते हैं तो भोजन तो पचेगा, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए हमारे जो पाचक एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, जो पाचक रस निकलते हैं, वो तो अपना कार्य करेंगे, लेकिन जल पीने से जब हम उसको डाइल्यूट अंदर कर देते हैं हमारे स्टमक में, तो वो जाकर के हमारी छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे हमारे भोज्य पदार्थों का पौष्टिक तत्वों के रूप में अवशोषण किया जाता है, वो क्रिया हमारी सुपाच्य होती आसान हो जाती है और वो हमारे ब्लड में बहुत जल्दी मिल जाता है, जिससे हमारे शरीर के बॉडी को, टिश्यूज को एनर्जी मिलती है। अब अगर हम पानी देर में पीते हैं तो पानी देर में पीने से हमारे फैट्स जो हैं वो एडिपोज टिश्यू के आसपास जमा होने लगेंगे और हमारे बॉडी का वेट बढ़ेगा, हम
मोटे होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जिसको मोटापा आप कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मेरा अनुभव रहा है, और जो भोजन के साथ जो पानी लेना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, यानी भोजन के साथ आपको पानी की भरपूर मात्रा लेनी है। भोज्य पदार्थों में आपको वो पदार्थ पहले लेने हैं जो रेशेदार हों, सुपाच्य हों। जैसे कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको जो आटा है आपका, उसको चालना नहीं चाहिए। आमतौर से आजकल का फैशन हो गया कि महीन आटा चाहिए, बहुत पतला आटा चाहिए, और छानते लोग नहीं है। घर में गृहणियां भी चलनी से आटे को छानने लगती हैं। ये एक कॉन्स्टिपेशन के लिए एक रास्ता खुल रहा है कि कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि जितना महीन भोज्य पदार्थ हम अपने आहार नाल में देंगे वो देर में पचेगा और उसकी एक लेयर बनती जाएगी जो कॉन्स्टिपेशन की जिम्मेदार होगी। इस नाते आटे में हमको चना और गेहूं मिला के खाना चाहिए, अगर संभव हो जौ का आटा भी उसमें प्रयोग कर लेना चाहिए। छिलकेदार दाल का प्रयोग करना चाहिए। रेशेदार साग सब्जियां और विभिन्न प्रकार के साग, और विशेष करके सलाद कच्चे फूड के रूप में हमको लेना चाहिए। अगर हम इस तरह की अपनी दिनचर्या रखते हैं भोज्य पदार्थों के खान पान में, तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और जहां तक कॉन्स्टिपेशन होने का एक कारण और भी है, वो है हमारा मानसिक चिंतन, मानसिक थकाव। जब हम दिमागी तौर से स्वस्थ नहीं होते हैं तो हम भोजन को लेते तो हैं, लेकिन जब हमारा मानसिक तनाव बना रहता है तो भोजन के पाचन में हमारे जो हार्मोन्स और एंजाइम्स समय पर निकलने चाहिए वो रुक रुक के निकलते हैं, विलंब से निकलते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा ध्यान डाइवर्ट होता है हमारे मानसिक क्रियाकलापों में, जहां पे हम मानसिक चिंतन करते हैं, अधिक वर्कलोड करते हैं, हम 8-8 घंटे तक कुर्सी पर बैठ करके काम करते हैं। तो भोजन के पचने का जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें बाधा आती है, और ऐसी दशा में हमको अपने आहार में और खान पान में बहुत परिवर्तन करना होगा। सोने और उठने का समय निश्चित करना होगा। शारीरिक श्रम हमको जरूर करना है, क्योंकि बिना शारीरिक श्रम के हमारे शरीर के अंदर जो पचने वाला भोज्य पदार्थ है वो सुपाच्य रूप से पचने में उसको दिक्कत आएगी, और फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के जो पौष्टिक तत्व मिलेंगे वो प्रॉपर वे में सारे टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने का पहला फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि हमको भोजन के साथ जल की आवश्यकता है। जल को आप अवॉइड न करें, क्योंकि जल ही जीवन है। प्रकृति ने हमारे पूरे शरीर को 70% भाग जल से बनाया है। जल पीने से, यानी कि पानी पीने से, अगर आप खाने के बीच में पानी पीते हैं तो जो पाचक रस होता है वो धुल जाता है और खाना ठीक से नहीं पचता है। तो आप इसका बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं। इन दोनों में से किसे सही माने और किसे गलत? वंदना जी, सवाल आपने वही किया जो मैंने पहले उत्तर दे दिया। मैंने आपसे पहले कहा कि आपने कहा है कहा जाता है, और हम 90% डॉक्टर ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहती 90%। मैं अब चलिए मैं मान लेता हूं 90%, तो 10% में आप मुझे भी मान लें। मैं उन 10% डॉक्टरों में हूं जो अपने निजी अनुभव को शेयर करता हूं। मैं किसी की बात को कहीं थोपना नहीं चाहता। मैं स्वयं अपने भोजन के साथ 1 लोटे का जल, लगभग 1 लीटर या 1 लीटर उसको मान लें, 1 लीटर जल मैं प्रतिदिन अपने दोनों टाइम 1-1 लीटर जल मैं अपने भोजन के साथ ही लेता हूं। और मैं जिस रूप में आपके सामने बैठा हूं ये पूरा देश देख रहा है। मुझे कभी भी, आज 57 साल की मेरी उम्र है, मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं हुई। कॉन्स्टिपेशन, देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि पाचक एंजाइम्स जल से धुल जाता है, ये कहीं लिखी लिखाई बात नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लोग ने अपने अपने तौर तरीके से इसको व्याख्यात किया है। अब मैं आगे इसमें ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में या अपने डिजाइन को और अच्छा आधार बनाने के चक्कर में कुछ कहते हैं, लेकिन जो 10% लोग हमारे साथ हैं वो वास्तव में प्रायोगिक रूप पे हैं, और प्रयोग के रूप में देखा गया कि भोजन के साथ जल की आवश्यकता है। भोजन को जितने अच्छे सुपाच्य ढंग से पचाना है उसके साथ जल की उतनी ही आवश्यकता जितनी हमको भोजन की आवश्यकता है। इस नाते मैं कम से कम अपने निजी अनुभव पर, और मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको मैंने कहा कि आप भोजन के साथ जल का प्रयोग कीजिए, तो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट वर्क उनके अंदर है, वो इस वर्क स्मार्टनेस उनके अंदर दिखाई पड़ी है। और कई लोगों का मैंने इसी फार्मूले पर उनके क्रियाकलापों में बहुत अधिक वृद्धि की है और अपने आप को चुस्त और दुरुस्त पा रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि भोजन के साथ में पानी पिया जा सकता है? जी बिल्कुल पिया जा सकता है, और पीना ही चाहिए। बिना पानी के भोजन पचेगा ही नहीं सुपाच्य ढंग से। देखिए, भोजन के साथ पानी न लेने का जो कारण लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि भोजन के साथ जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में लगें,
उनका कहना यह है कि अगर पानी दे देंगे तो जल्दी ब्लड में चला जाएगा, तो फिर हमारे थ्रोम्बो एडिपोज टिश्यू में परिवर्तित नहीं होंगे। यानी ये फार्मूला वो उन लोगों के लिए ज्यादा बताते हैं जो बहुत दुबले पतले लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्दी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन वहां भी ये फार्मूला फिट नहीं हो पा रहा है। जब जितनी जल्दी भोज्य पदार्थ पचेंगे उतनी जल्दी पौष्टिक तत्व हमारे कोशिकाओं को मिलेंगे। व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक तत्व की आवश्यकता, और पौष्टिक तत्व का ब्लड में मिलना जरूरी है। और ब्लड पानी के माध्यम से ही पूरे शरीर में भ्रमण करता है। जब हम उसको पानी देर में देंगे तो सुपाच्य पचा हुआ पौष्टिक तत्व हमारे कोशिकाओं में मिलेगा कैसे, कि वो भ्रमण कैसे करेगा पूरे बॉडी में। इस नाते मेरा ये मानना है और अनुभव भी है मेरा कि भोजन के साथ पानी की आवश्यकता है। और किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो जिनको कॉन्स्टिपेशन ना हो या कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए? मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपके दो बहुत अहम फार्मूले हैं। पहला फार्मूला यह है, तो हमको शारीरिक श्रम से बचना नहीं है, यानी हमको शारीरिक श्रम जरूर करना है। मानसिक चिंतन से जितना बचा जा सके, अपने तनाव से उतनी दूर हम रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हमारा कम से कम हुआ। क्योंकि जब तंत्रिकाओं का पूरा बोझ हमारे ब्रेन पर रहता है तो हमारे शरीर के अन्य अंगों की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाती है। और पाचन क्रिया हमारी एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है हमारे शरीर में। प्रकृति ने हमारे शरीर में दो तरह के अंग बनाए हैं, कुछ हमारे इच्छाओं पर चलते हैं और कुछ हमारे इच्छाओं के बिना चलते हैं। तो पाचन क्रिया भी हमारे इच्छाओं के बिना चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो बिना इच्छाओं के चलने वाली क्रिया है उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण तंत्रिकाओं का होता है। तो जब तंत्रिकाएं हमारी मानसिक की तरफ लगी होंगी, हमारे ब्रेन की तरफ लगी होंगी, हमारे चिंतन में थिंकिंग पावर को इंक्रीज करने में लगी होंगी, तो स्वाभाविक है कि शरीर की अन्य क्रियाएं उससे प्रभावित होंगी और पाचन उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। और जब पाचन क्रिया हमारी बिगड़ेगी तो कॉन्स्टिपेशन हमें होगा। कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो आगे चल के इसी को हम पाइल्स का जन्म मान सकते हैं प्रारंभिक रूप से, और पाइल्स बाद में फिर बादी भी हो सकती है या खूनी पाइल्स भी हो सकती है, जिसको ब्लीडिंग पाइल्स भी हम कह सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन होने से हमारे पेट में जो एक स्टूल की या मल पदार्थ की जो लेयर बनती चली जाएगी और वो भारी होती जाएगी, तो हमारे पेट के निचले भाग में भारीपन बना रहेगा, गैस बनेगी। वो गैस ऊपर की ओर भागेगी तो हमारे आर्टरीज और वेन्स पर प्रेशर डालेगी, तो फिर जाकर के हमारे ब्रेन में सरदर्द करेगी, हमारी आंखें भारी हो जाएंगी, हमको थकान महसूस होगी, भूख की कमी महसूस होगी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कॉन्स्टिपेशन के रोगी को भूख तो लगती रहती है लेकिन स्टूल पास नहीं होता है। तो मैं एक चिकित्सक की हैसियत से उनको ये सलाह जरूर दूंगा कि कॉन्स्टिपेशन होते हुए भी आप अपने भोज्य पदार्थ को नहीं छोड़ेंगे, यानी आप खाने की डाइट को कम नहीं करेंगे। क्योंकि खाने की डाइट अगर कम करेंगे तो फिर हमारे जो पाचन की क्रिया के जो और एंजाइम्स हैं जो आगे अन्य लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो फंक्शन करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर उनका फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू हो जाता है, तो वो प्रक्रिया बाधित होगी। इस नाते भोजन जब आप करते रहेंगे तो आपका पाचन भी सुपाच्य रहेगा, अच्छा रहेगा, और मल पदार्थ के बाहर निकलने की प्रक्रिया भी उसी की कंटिन्यूटी में बनी रहेगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उपवास करने से आपका शरीर ठीक ढंग से चलता है, सारी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपने कहा कि भूखा नहीं रहना चाहिए कॉन्स्टिपेशन होने पर, और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप महीने में एक बार भी उपवास कर लेते हैं तो फिर भूखा रहना और उपवास करना तो एक ही चीज हुई, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के टाइम आप कह रहे हो कि कुछ नहीं करना चाहिए। वंदना जी, आपने सवाल को घुमा दिया। आपने ये कहा कि महीने में एक दिन उपवास करना चाहिए और उसका कॉन्स्टिपेशन संबंध नहीं है। उपवास शारीरिक हमारे आहार नाल को आराम देने के लिए, मैं तो ये कहता हूं, आपने महीने में एक दिन की बात की, मैं तो हफ्ते में एक दिन की बात करता हूं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में एक दिन आपको अपने आहार नाल को कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए। कुछ हल्के भोज्य पदार्थ लेने चाहिए, फल फ्रूट्स लेने चाहिए, जिसमें आपके आहार नाल को जो स्वाभाविक रूप से लगातार 6 दिन 7 दिन आपके पाचक एंजाइम्स या अन्य अंग जिसमें पैंक्रियाज है, लीवर है और हमारे गाल ब्लेडर्स हैं, इनको काम करने का एक प्रॉपर वे में, जैसे अधिक मात्रा में निकल रहे हैं, या कोई जैसे आप अपनी गाड़ी भी आप सर्विस में ले जाते हैं, लोग मोटरसाइकिल या कार को भी अपने सर्विस रूम में ले जाते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो सारे ऑर्गन्स हैं ये भी एक मशीनरी है, इसको भी सर्विस चाहिए। तो सर्विस चाहने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम एक दिन का उपवास सप्ताह में करें।
लेकिन इसका कॉन्स्टिपेशन संबंध नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है क्या उनको भी ये उपवास करना चाहिए? जी नहीं, उनको उपवास नहीं करना। देखिए, कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी ये है कि पहले उसका पेट साफ हो जाना चाहिए, लेकिन अधिक जुलाब का भी आदी नहीं बनना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके तरीके अपनाने चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको हो गया है तो वहां पर उपवास आपके लिए मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के समय उपवास करते हैं, आप ऊपर से भोज्य पदार्थ नहीं ले रहे हैं, तो जो मल पदार्थ आपके आहार मलाशय में या रेक्टम में आपके जमा हुआ है, वो आगे निकलने के लिए उसको प्रेशर नहीं मिलेगा। आपकी इंटेस्टाइन ऊपर की खाली है, आपका स्टमक खाली है और नीचे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी भरी हुई है, तो प्रेशर नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की एक प्रक्रिया है, चूंकि अब यहाँ पे फोटोग्राफ दिखाने का साधन नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो फीलिंग है प्रकृति के द्वारा बनाई गई, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बड़ा अजीब सा है। तो ऊपर से जब नीचे की ओर भोजन चलता है तो उस पर प्रेशर पड़ता जाता है और पानी की मात्रा उसमें पड़ती रहती है, तो भोजन आगे की ओर सरकता हुआ मल पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। तो कॉन्स्टिपेशन में जरूरी है कि जो जमा हुआ मल पदार्थ है वो बाहर निकाला जाए, ना कि हम उपवास करें तो उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन तो अगर आपको है तो उपवास रहने पर भी कॉन्स्टिपेशन बना रह जाएगा। इस नाते उपवास साधारण समय में, प्राकृतिक रूप में जब आप स्वस्थ हैं, तो उपवास एक हफ्ते में एक दिन का उपवास आपके स्वास्थ्य में लाभदायक है, आपके पाचन क्रिया में लाभदायक है, आपके श्वसन क्रिया में लाभदायक है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में लाभदायक है। ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इस सप्ताह में एक दिन का उपवास आप न आहार जो आप लेते हैं खाद्य पदार्थ वो ना लें, बल्कि उसकी जगह हल्के फल वगैरह लें, तो वो आपके पाचन क्रिया के लिए बहुत लाभदायी होगा। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है? यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या इलाज है? जी, आपका सवाल बहुत सही है। और चूंकि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक हूं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी आपसे चर्चा की थी, कि हम पौधों पर आधारित ये हमारी चिकित्सा पद्धति है। 115 पौधों से हम 38 औषधियां बनाते हैं, और हमारी 38 औषधियां हमारे 38 अंगों को होम्योस्टेटिस में ला करके छोड़ने वाली औषधियां, यानी हमारे यहाँ रोग की दवा है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है। तो कॉन्स्टिपेशन की भी हमारे यहाँ दवा नहीं है, यानी कॉन्स्टिपेशन रोग की कोई दवा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जिन अंगों से संबंधित है उन अंगों की औषधियां हमारे पास हैं। तो जब कोई ऐसा रोगी हमारे पास आता है तो हम कॉन्स्टिपेशन संबंधित लार्ज इंटेस्टाइन और उससे पहले की स्मॉल इंटेस्टाइन की औषधियों का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ L3 एक दवा है, जिसमें L1, S2 और A3 को मिला करके हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, और एक यस्टन दवा है। ये दोनों दवाएं देने पर हम जो मल पदार्थ हमारे स्टूल में जमा होता है वो बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो एंजाइम जाकर के अपना वहां फंक्शन शुरू कर देते हैं। और अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत दिनों से पुराना रोगी हमारे पास आया है, तो हमारे यहाँ एक दवा है यस्लास, जिसको हम रात में 20 बूंद हल्के गुनगुने पानी में 1 गिलास पानी में पिलवा देते हैं, जिससे सुबह उसका प्रेशर बन जाता है और उसको स्टूल सही पास हो जाता है और उसको अपने आप को फ्रेशनेस महसूस होती है। और इसके साथ हम भोजन के पहले, हमारे पास एक यशवन यूनिवर्सल रेमेडी है, हम उसका भी प्रयोग करते हैं। भोजन के 10 मिनट पहले हम 5 बूंद अगर 1 गिलास पानी में उसको पिलवा दें तो भोज्य पदार्थ बहुत अच्छी तरह पचते भी हैं और सुबह हमारा स्टूल भी बहुत अच्छा पास होता है। और जब ये प्रक्रिया धीरे धीरे हम 1 सप्ताह 15 दिन कर लेते हैं तो फिर हम इसको रोक देते हैं। कॉन्स्टिपेशन के रोगियों के लिए खास बात ये होनी चाहिए कि अगर पेट साफ हो गया है तो फिर दवा को रोक दीजिए, आप दवा के आदी मत बनिए, क्योंकि बहुत से ऐसे परिणाम भी देखे गए हैं और कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की औषधियां लेने के लोग आदी हो गए हैं। जैसे लोग सिगरेट, बीड़ी और चाय के आदी हो जाते हैं, बिना उसके स्टूल पास नहीं होता है। तो ये मुख्य कारण ये भी बन जाता है कि हम जब किसी चीज के आदी बन जाते हैं तो वो एक रोग की तरफ संकेत करने लगता है। हमें किसी भी अपनी आदत को किसी भी एक तरीके से जो हम ध्यान रखते हैं कि हमको चाय लेना है, कॉफी पीना है, सिगरेट पीना है, हम इसको अपनी आदतों में शुमार ना करें तो भी हम स्वस्थ रहेंगे और कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे। हमारे दर्शकों को एक बार फिर ये बता दें कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, शॉर्ट में बताइएगा। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमको पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। पानी हमको बिना प्यास के पीना है। दिन भर में 5 से 6 लीटर तक पानी हमको पीना ही पीना है। चिंतन से अपने आप को मुक्त रखना है। नशीले पेय पदार्थों से, सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखे से हमको अपनी आदतों में शुमार नहीं करना है, उनको अपनी आदतों से छोड़ना होगा। छिलकेदार हमको साग सब्जियों का प्रयोग, दाल का प्रयोग और खाने में मोटे अनाज का प्रयोग हमको गेहूं, चना और जौ मिला करके खाना है। हरी
साग सब्जियों का सलाद बना करके भोजन लेना है, और भोजन करने का और स्टूल पास करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। हमको अपने हर काम छोड़ करके समय से भोजन और समय से स्टूल पास करना, यानी हमको टॉयलेट जाना, ये हमारा एक निश्चित क्रम होना चाहिए। तो हम अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से बचा सकते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या शारीरिक श्रम की बनी होनी चाहिए और दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना चाहिए। इससे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।